हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। स्वागत है IBTV पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अंकित कपूर जी फ्रॉम कमोडिटी समाचार। तो नमस्ते अंकित जी एंड वेलकम टू जी, IBTV। नमस्कार। नमस्ते। तो अंकित जी, मार्केट देख लेते हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर है। मार्केट इज 480 पॉइंट्स अप, विच इज सेंसेक्स 83,696 पे चल रहा है। निफ्टी 141 पॉइंट्स ऊपर है, 25,633। Active stocks at this hour: Trent, Infosys, HDFC Bank, Bajaj Auto, and Reliance. Top five gainers: Infosys, Grasim, HCL Tech, Wipro, and Asian Paints. Top five losers: Trent, Tata Consumer Product, Apollo Hospital, Power Grid Corp, and Max Healthcare. बाजार ऊपर है तो अंकित जी, व्हाट वुड यू से अबाउट द मार्केट? व्हाट इज योर एनालिसिस? हमने लास्ट वीक भी बाजार ऊपर देखा था, सो व्हाट इज योर एनालिसिस अबाउट द मार्केट? ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। ओवरऑल कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही कि यहाँ पे कोई नेगेटिव हो। अब तो एफआईआईज ने भी खरीदारी स्टार्ट कर दी है, डीआईएस की लगातार खरीदारी चली रही है। तो अब देख रहे हैं बल्क बाइंग यहाँ से चल रही है। आने वाले टाइम में हमें बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि वापस से हम 29,000 30,000 की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए, इसमें बेकवाली करके नहीं चलेंगे। जब तक ये निफ्टी की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो जब तक ये 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से डाउन साइड अगर मैं देखूं तो लिमिटेड है, लेकिन अप साइड में काफी अच्छे बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव बनी हुई है। जिस तरह से स्टॉक्स हैं परफॉर्म है, मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जितनी भी टैरिफ डील्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब कमजोर होती नजर आ रही हैं। जो सिचुएशन थी वो नॉर्मलाइज हो गई है, वापस से उसी स्ट्रेंथ पे वापस से काम होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो लगातार अभी फ्लरिश कर रही है, और आने वाले टाइम में इसके अंदर बेहतरीन बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी। अब तो अंकित जी, कमोडिटीज के बारे में क्या कहेंगे? गोल्ड ETF और सिल्वर के बारे में। पहले गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते हैं। हाउ आर दे परफॉर्मिंग करंटली? गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो लगातार इसके अंदर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एक दिवाली के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली थी, सॉरी, दिवाली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अब वो टाइम हो गया है वापस से। अब कटान आने वाली है दिसंबर में, जहां पे हम गोल्ड और सिल्वर दोनों की कटान देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है वापस से पॉजिटिव रहेगा। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो वापस से 4300 गोल्ड और समवेयर अराउंड $54 के आसपास चांदी हमको ट्रेड करते हुए नजर आएगी। ट्रेंड की बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, अभी भी कोई भी इसमें फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी चीजें दिख रही हैं इस समय वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट को लेके हो, चाहे जो पॉलिटिकल टेंशन हो। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर जो लगातार सेंट्रल बैंक से खरीदी मिल रही है, जो ETF के द्वारा खरीदी मिल रही है, जो डिजिटल गोल्ड के अंदर लगातार बैंक चल रही है, जो ट्रेडर्स का अब रुझान बना हुआ है बैंक के अंदर, वो कंटिन्यू बना रहेगा और ये तेजी हमको जारी लगेगी। जी। अगर गोल्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF है, उसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन बोथ? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। आरबीआई ने भी इस चीज के ऊपर कंसर्न उठाया है। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड वो होता है जहां पे आप बहुत ही छोटे फॉर्म में ले सकते हैं फिजिकल, लेकिन वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है। डिजिटल गोल्ड और ETF में बड़ा डिफरेंस है। डिजिटल गोल्ड जो है आप परचेज करते हैं तो जो बैक कंपनीज होती हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, ऑगमेंट गोल्ड हो, जिस तरह के ये मार्केट के अंदर लोग हैं ये गोल्ड परचेज करते हैं आपके बिहार पे। तो यहाँ पे आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो रहता है। और इसके अंदर फ्रैक्शनल, जितना फ्रैक्शनल है आप ओनरशिप गोल्ड की ले सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली 100% गोल्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ETF की, तो ETF में डिफरेंस ये है क्योंकि ETF जो होता है वो NSE एक्सचेंज के ऊपर होता है। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। अगर आप डिजिटल की बात करेंगे तो वहां पे आप बाद में जाके फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। आप नहीं चाहते तो वहां पे सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड ETF के अंदर आपको फिजिकल नहीं मिलता है, आपको सिर्फ पेपर पे मिलता है, लेकिन जो वैल्यू है उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। सबसे बड़ा जो इसके अंदर है, सेबी रेगुलेट नहीं करती है डिजिटल गोल्ड को, जबकि ETF को सेबी रेगुलेट करती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में रहता है कि रिडीमेबल एनी टाइम इन कैश और फिजिकल। आप कैश में जाके, फिजिकल में जाके कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट चालू होगा तभी आप ETF को रिडीम कर पाएंगे। आप इसमें 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। वही अगर बात करूं ETF में 50 से 100 रुपए लगते हैं जहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो ETF के अंदर जो है आपको नहीं लगती है, वो जीएसटी। जीएसटी आपको ETF में नहीं लगता है, वहां पे केवल फंड मैनेजमेंट फीस लगती है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं डिजिटल में, तो वहां पे 3% जीएसटी तो लगता ही है। आप परचेज करेंगे तो भी लगेगा, सेल करेंगे तो भी लगेगा, प्लस प्लेटफॉर्म चार्जेस लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। और डायरेक्ट क्लेम ऑफ फिजिकल गोल्ड, आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड मांग सकते हैं डिजिटल गोल्ड में।
लेकिन ईटीएफ के अंदर मैं बात करूं तो डिजिटल जो गोल्ड है वो आप गोल्ड नहीं मान सकते, आप इनडायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, फिर मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। हम्म। कैन टेक फिजिकल डिलीवरी, जैसे आप कॉइन है, बार है, डेफिनेटली ले सकते हैं जहां पे डिजिटल गोल्ड है। आपको फिजिकल डिलीवरी जैसे मैंने आपको बताया आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। और हम्म। सबसे बेस्ट जो सूटेड है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर, चाहे आप डिजिटल गोल्ड में करें चाहे हम्म। आप ईटीएफ में करें, दोनों हम्म। के लिए बेनिफिट रहने वाला है। जी। आप कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो कोई हिडन कॉस्ट है इन इन्वेस्टिंग, स्टोरेज या मैनेजमेंट फीस या कुछ भी? डेफिनेटली जो प्लेटफॉर्म फीस लगती है वो तो लगती है, स्टोरेज फीस इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो जीएसटी है वो उसके अंदर परचेज और सेल पे लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ईटीएफ के अंदर तो जीएसटी चार्जेस नहीं लगते हैं, वहां पे केवल हम्म। फंड मैनेजमेंट फीस लगती है, वो हम्म। 0.5% से 1% तक रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती है। जी। तो टैक्स एफिशिएंसी किस में बेहतर है? देखिए टैक्स एफिशिएंसी तो किसी में भी बेहतर नहीं है, अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर ही आपको टैक्स आपको पे करना ही है, आपको प्रॉफिट पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड जब फिजिकल में ले रहे हैं तो आपको स्टोरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं लग सकती है, अगर आप बाद में इसको परचेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटीएफ में आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती है। हम्म। और टैक्स बेनिफिट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले 3% आपको खरीदने में लग रहा है, 3% आपको बेचने में लग रहा है, तो 6% की कॉस्ट तो आपको इसमें लग जाती है जब हम्म। आप फिर डिजिटल गोल्ड में जाते हैं लेकिन जब आप ईटीएफ में जाते हैं तो आपको ये कॉस्ट जो है 6% की वो खत्म हो जाती है, तो ये पेपर पे सारी रह जाती है। जी। कौन सिक्योर, कौन सा ज्यादा है, डिजिटल गोल्ड स्टोरेज ज्यादा सेफ है या ईटीएफ्स? देखिए सेफ्टी की अगर बात करें तो ईटीएफ ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड, क्योंकि हम्म। वहां पे सेबी का रेगुलेशन नहीं है और यहाँ पे सेबी का रेगुलेशन है। मिसमैच हो सकता है आने वाले टाइम में, रिस्क जो काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है, जो डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सचेंज ट्रेडेड में तो यहाँ पे रिस्क जो है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है। जी। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लेवल्स की बात करें तो उसके बारे में बताइए, अबाउट गवर्नमेंट रेगुलेटेड ईटीएफ्स। गवर्नमेंट रेगुलेटेड ईटीएफ की बात करूं तो ट्रांसपेरेंट है, सेबी रेगुलेटेड है, नो स्टोरेज और प्योरिटी कॉस्ट है। सबसे पहले तो आपको कोई स्टोरेज नहीं लगेगी इसके अंदर, ट्रस्ट वाली बात जो आपने कही है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है इसके अंदर, हम्म। क्योंकि सेबी का पूरा रेगुलेशन है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल करेंसी, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में, डिजिटल गोल्ड में, तो हम्म। वहां पे सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है, केवल हम्म। एक वॉल्ट सिस्टम है। हमने बहुत सारे पुराने केसेस देखे हैं जहां पे डिफॉल्ट हुआ था, हमने कैस्टर सीड ऑयल के अंदर देखा था जहां पे इस तरह की चीजें आई थी, जो M6 का एक और पार्ट निकला था, वहां पे अभी भी उसके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि वहां पे फिजिकल स्टोरेज था ही नहीं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे डिराइव होगी और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस तरह की चीजें हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी चीजें हो, लेकिन रिस्क इसमें यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ईटीएफ की बात करता हूँ तो वहां कंपैरेटिवली जो डिजिटल गोल्ड है उसकी कंपैरेटिवली रिस्क बहुत कम है ईटीएफ के अंदर। हम्म। हम इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं डिजिटल गोल्ड में कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ्स ओवर टाइम? दोनों में बराबर रहने वाले हैं, इसमें कोई रिटर्न्स वाला नहीं, क्योंकि गोल्ड बैक्ड है, दोनों की दोनों ही गोल्ड बैक्ड है। अगर गोल्ड के अंदर तेजी होगी तो इसके अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, अगर गोल्ड में मंदी होगी तो वहां पे भी आपको मंदी देखने को मिलेगी। तो इट इज ए गोल्ड बैक, यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ईटीएफ के अंदर बहुत कम है, लेकिन वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं कि कहीं पे ग्रीड आ गया कि मार्केट प्राइसेस गिरेंगे, वो गिरेंगे तो उस चक्कर में होल्डिंग्स हम्म। कम करी हैं, तो ये हम्म। रिस्क हो सकता है। ईटीएफ के अंदर वो रिस्क नहीं है। जी। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस और लिक्विडिटी है, तो ये इसमें कौन सा बेटर ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, फॉर इन्वेस्टर्स? देखिए अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में है तो डिजिटल गोल्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन ईटीएफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बेटर है। हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ETF जो डिजिटल गोल्ड है उसमें रिस्क हो सकता है, जब तक कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं होता है, वॉल्ट सिस्टम तैयार नहीं होता है, उसके अंदर पारदर्शिता नहीं आती है, तब तक जो डिजिटल गोल्ड है वो रिस्की रहेगा एज कम्पेयर टू ईटीएफ। जी। गोल्ड ईटीएफ लेते हैं तो क्या कोई ट्रैकिंग एरर्स आ सकता है इसमें कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड? नहीं ऐसा नहीं है, कोई ट्रैकिंग एरर इतना नहीं आता है, फ्लक्चुएशंस हम्म। रहते हैं, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहती है सारी चीजें, लेकिन इतना कोई बड़ा फ्लक्चुएशंस नहीं आता है, क्योंकि ईटीएफ भी कहीं ना कहीं फिजिकल बैक डिलीवरी जो रहती है उनके हिसाब से चलता है। दोनों में इजियर क्या है टू बाय एंड सेल? डिजिटल गोल्ड जो है वो थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू ईटीएफ। ईटीएफ में क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट ओपन ओपन करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर डीमैट अकाउंट आपका ओपन है तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आपको टेंशन वाली चीज है, इजी है। बस ये है कि मार्केट टाइमिंग के आप में आपको ही एंट्री और एग्जिट करना है, लेकिन इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों चीजें अगर मैं बात करूं, दोनों फ्लक्चुएशंस में अगर बात करूं तो ईटीएफ ज्यादा सेफ है, हम्म। इजी है एंड हम्म। रिडीमेबल है। जी। सेटलमेंट टाइम क्या है दोनों के बीच में?
जब आप डिजिटल लेते हैं तो उसके अंदर जो कंपनीज पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से रहता है कि आप कितने दिन में आपको सेटलमेंट विद इन 24 आवर्स मिल जाता है, कितना टाइम लगता है। अगर ईटीएफ की बात करो तो उसके अंदर 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन बाकी अगर सेटलमेंट की बात करें तो अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो एक क्लिक पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। जी। अगर रिटेल इन्वेस्टर है या फर्स्ट टाइम गोल्ड बायर है तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ईटीएफ ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड। वहां पे करा जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अभी ऐसा कोई रिस्क निकला नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में रिस्क हो सकता है। अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली 10 रुपीज से भी आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सेफर साइड होना चाहते हैं, रेगुलेटेड मोड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर ईटीएफ है। हम्म। जी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे वर्कआउट करता है ईटीएफ्स में कंपेयर टू द अ, डिजिटल? बिल्कुल, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ईटीएफ के अंदर डेफिनेटली सिस्टमेटिक आप प्लान कर सकते हैं, जहां पे आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू आप डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जहां पे सिल्वर ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, वहां पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म। एक स्मॉल अमाउंट 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप उसमें अपने अमाउंट जितना भी हो 100, 200, 500, हम्म। 5,000, 10,000 रुपीज मंथली कर सकते हैं। हम्म। ईटीएफ में आप एसआईपी अगर कर रहे हैं तो सबसे बेटर चीज निकल के क्या आती है कि हर अमाउंट पे आपको एवरेजिंग प्राइस मिलती है। गोल्ड यहां से बहुत लोग होंगे जिनको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहां से अब गोल्ड 50,000 नहीं जाएगा, अब गोल्ड 80,000 नहीं जाएगा। अगर आप इतनी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और आपको हर लेवल पे अगर एक्लेमेशन हो रहा है, जो आपका व्यू है 3 से 5 साल का रखिए, आने वाले टाइम में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी। कितना टाइम फ्रेम आप सजेस्ट करेंगे कि इतने टाइम तक आपको होल्ड करना चाहिए, या डिजिटल गोल्ड हो या फिर ईटीएफ्स हो? जब तक जरूरत नहीं पड़ रही है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने गोल्ड फिजिकल घर में ज्वेलरी रखा हुआ है वो जी। बेचने के लिए निकल गया है। जब तक उसको जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो उसको कंटिन्यू करिए। मुझे नहीं हम्म। लगता कि गोल्ड में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है या फिर इस तरह की चीजें हो जाएंगी कि अब गोल्ड आज के बाद बिकेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम्म। सदियों से गोल्ड चल रहा है, मोर देन 100 ईयर्स तो आप और हम लोग सुन रहे हैं, इसके पहले से भी गोल्ड चला आ रहा है। तो आने वाले टाइम में गोल्ड की जो तेजी है वो कंटिन्यू रहने वाली है। कोई भी बड़ी गिरावट की उम्मीद मत करके चलिए, अगर आती भी है तो वो एक बेटर प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बाय करके कंटिन्यूसली रख सकते हैं। तीन हम्म। से 5 के साल का मिनिमम नजरिया रहता है उसमें, अगर आप होल्ड करके चलते हैं, लेकिन 15 साल का अगर निवेश करके चलेंगे एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है तो डिजिटल गोल्ड जो है, डज दैट एट द सेम वैल्यू एज ईटीएफ्स? बिल्कुल, देखिए सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है मोर देन 20%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू वो रहेगा आपका लोक क्या नाम है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ परसेंटेज, वो मैक्सिमम जो है वो लोकेट आप केवल 20% करिए। 20% से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना चाहिए। बाकी हम्म। अदर एसेट क्लास के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि एक ही पूरा फंड एक ही जगह पे डालना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। जी। तो अगर समराइज करें तो गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जो है वो दोनों के अलग अलग यूनिक बेनिफिट्स हैं। वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसका पर्पस क्या है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट गोल्ड के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अंकित जी, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से बिफोर वी वाइंड अप? गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो कंटिन्यू लगातार हम देख रहे हैं सालों साल से तेजी कर रहा है, और इसके अंदर आने वाले टाइम में अभी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। हम्म। बहुत लोग होंगे जो 1,22,000 का गोल्ड महंगा हो गया है, तो यही टाइम तब 50,000 था जब लोग बोलते थे बहुत महंगा हो गया है। एक हम्म। लाख हुआ तब बहुत महंगा हुआ। अभी जब 1.5 लाख हो जाएगा तो भी शायद लोग बोलेंगे कि अभी बहुत महंगा हो गया है। लेकिन हम्म। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, वैल्यूएशन की बात करूं, तो अभी भी $4,000 का है, सस्ता मिल रहा है। हमने बिटकॉइन को आज देखा है तो बिटकॉइन जैसी चीज डॉलर टर्म्स में 1 लाख रुपए के ऊपर निकल गई है, तो अभी तो गोल्ड है सिर्फ $4,000 चल रहा है, अभी इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत बाकी है। हम्म। निवेश करके चलें और कंटिन्यू रखें। जी। Ankit ji, thank you so much for joining us today. It was a pleasure talking to you. Thank you. Namaste. थैंक यू सो मच, नमस्कार। Namaste.